Alright, so today we are going to start with a new chapter that is our mass and balance. This is not only the chapter, ये एक entire अलग टॉपिक है जो नेविगेशन का जिसको अभी हम लोग कर रहे होंगे। आज के क्लास के एंड में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने किया है जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट में ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको अभी के लिए एज ऑफ नाउ हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई वेटेज नहीं है बट मीनवाइल कभी भी टाइम मिले उसको कवर करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको अच्छे से समझ के करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मास एंड बैलेंस का, तो ये पूरा चीज एक दूसरे से एसोसिएटेड है। मास कहने का मतलब अगर आप एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सिस्ना है, तो सिस्टम में आपके जो इंजन्स लगे हुए हैं, एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चरल वेट है, उसमें जो भी फ्यूल आप ऐड करते हो, जो भी उसमें आप पेलोड कैरी कर रहे हो, या फिर जो भी आपका बैगेज है, पैसेंजर्स के वेट है, पायलट एंड को पायलट का वेट है, और भी अदर अदर इक्विपमेंट अगर कोई एक एयरक्राफ्ट में कैरी होता है तो उस हिसाब से उसका मास जो है वो वैरी कर रहा है। एंड अल्टीमेटली जब मास वैरी करता है तो एक एयरक्राफ्ट का बैलेंस पॉइंट जो है वो काइंड ऑफ चेंज होता है। एंड अल्टीमेटली अगर आपका बैलेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो फॉर श्योर वो आपकी स्मूथ फ्लाइट को अफेक्ट करेगा। किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से मास अफेक्ट करता है, ये पूरा चीज इस पर्टिकुलर लेसन में हमारा एक मेन मोटो होगा सीखना कि हाउ मास इज अफेक्टिंग द बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मास एंड बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताया गया कि एक अच्छा एयरमैनशिप का क्वालिटी होता है कि आप कभी भी फ्लाइट पे जाते हैं तो फ्लाइट पे जाने से पहले आप अपने एयरक्राफ्ट के मास एंड बैलेंस वाली चीजों को समझें कि आपका एयरक्राफ्ट कितना हेवी है तो उस हिसाब से आपका एयरक्राफ्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ बैलेंस है कि नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम सिंपल वर्ड्स में रख रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे जब जाएंगे आगे तो नया नया टर्म मिलेगा। फॉरवर्ड लिमिट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो जितने भी लिमिट्स होते हैं, आफ्ट एंड फॉरवर्ड डेटा, वो सब समझेंगे। इसीलिए अभी थोड़ा सिंपल रखना बहुत जरूरी है। सो एज आई वाज सेइंग कि एक एयरमैनशिप का एक सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि वो अपने फ्लाइट को सेफ कंडक्ट करवा सके, और उसी में से आपका ये एक हिस्सा है कि आपके एयरक्राफ्ट का लोडिंग, मास एंड बैलेंस किस तरीके से है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर कंडक्टिंग अ फ्लाइट। और इसी तरीके से आप अपने फ्लाइट को एक स्मूथ स्टार्ट करवाते हो ताकि आपका फ्लाइट बहुत अच्छे से चले। कुछ कुछ चीजों को हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मास क्या होता है। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है बिटवीन मास एंड वेट। जनरली लोग दोनों को एज अ सेम ही कंसिडर करते हैं। बोलने के लिए बात यही है कि इस सामान का वेट कितना है या फिर इस सामान का मास कितना है, बट दोनों टर्म अपने आप में इंटायरली बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर हम लोग मास का बात करें तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, लेट्स सपोज ये आई एम हैविंग अ पेन इन माय हैंड, तो इस पेन का मास कितना है। मास कहने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना ज्यादा है। सो दैट इज व्हाट डिटरमाइनिंग कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, एंड दैट इज नोन एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास को बहुत मतलब ये बहुत रिलेवेंट टर्म बना हुआ है कि इसको हम लोग रेफर करते हैं एज अ वेट, बट एक्चुअल में इट इज डिफाइनिंग इन सच अ वे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वेयरएज वेट का बात करें तो वेट एक तरह का फोर्स होता है। अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सब्सटेंस लेते हैं। अब मान लो कि आपका एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में अगर हम लोग इस तरीके से कंसिडर करें कि उसके अंदर 10 मैटर है, यहाँ पे एक सब्सटेंस बनाते हैं समथिंग लाइक दिस। अब इस सब्सटेंस के अंदर मैटर होगा, मतलब फॉर एग्जांपल एटॉमिक लेवल पे अगर इसको आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे मैटर्स भी होंगे फॉर श्योर। और ये कहाँ पे है, ये अर्थ पे है, तो जाहिर सी बात है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसको अपने तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा। प्रेशर भी एक फॉर्म ऑफ फोर्स ही है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, लेट्स सपोज टॉकिंग अबाउट मैटर, तो मैटर कहने का मतलब क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ उसके अंदर कितना चीज है।
इसको हम लोग कहते हैं मास। सो अगर इसमें बात करें तो लेट्स सपोज इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो लेट्स सपोज 4 + 5 9 है। तो वी कैन से इसका जो मास है फॉर एग्जांपल वो है 9 यूनिट्स, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर हमें 9 मिला। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट वेट, सो वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है। सबसे पहला चीज, वेट जो है वो एक तरह का फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। यहाँ पे कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मास तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि 9 यूनिट। तो इसका वेट आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 9 जी हो गया। जी का भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो 9.81, या फिर राउंड ऑफ करके 10 पुट करोगे तो 90 न्यूटन आपका यहाँ पे वेट आएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन वेट एंड मास। ठीक है, आगे आते हैं। अगले टर्म पे आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि पूरा का पूरा मास एंड बैलेंस का लेसन इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आपका सराउंड करते रहेगा। इफ आई टॉक अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स सपोज आपने एक फिंगर अपना निकाला है एंड यू आर ट्राइंग टू सस्पेंड अ पेन। अगर पेन का एक साइड ज्यादा आपके फिंगर्स के राइट के तरफ है, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि ये आपका एक फिंगर है, समथिंग लाइक दिस। अब इस पे आप कोशिश कर रहे हो एक पेन को रखने का कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें, पेन में इवनली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं से बड़ा नहीं कहीं से छोटा नहीं, इसी शेप का है। बट क्योंकि इधर की तरफ अभी वेट ज्यादा है तो पेन जो है वो जाहिर सी बात है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इट विल फॉल ऑफ। अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा रिवर्स कर दे, कुछ ऐसा कर दे, तो अभी पेन फिर से ये राउंड ऑफ होके इधर की तरफ से गिर जाएगा। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस, आपको पेन को कुछ इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा जिसमें आपके लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही राइट साइड में है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके सेंटर वाले पोर्शन का आपको आइडिया हो। यही जो सेंटर वाला पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे एक्चुअल में अर्थ का फोर्स लगता है। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर नहीं है कि वो उसका बीच में ही हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपका एक क्रिकेट बैट है, ये यहाँ पे हम एक क्रिकेट बैट को ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्रिकेट बैट जो है वो आपका लेट्स सपोज 8 सेंटीमीटर का है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ठीक यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर पे ही हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक आपका बैलेंस पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम मास हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर इन शॉर्ट इसको करेक्ट वे में डिफाइन करें तो एक ऐसा पॉइंट जहां से वेट लगना शुरू होता है। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज थियोरेटिकली अ पॉइंट एट विच entire weight of that body is assumed to be concentrated or force of gravity is exerted, ये हम लोग कह सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन। अब सवाल ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग एयरक्राफ्ट के हिस्से से क्यों कर रहे हैं? अगर लेट्स सपोज आप एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा दो अलग अलग एक्सिस में आप काइंड ऑफ इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द nose of the aircraft to the tail part. This one is a longitudinal axis. And if I talk about lateral axis, so that is from wingtip to wingtip. अभी इसमें ये पिक्चर में एयरक्राफ्ट हमारा इस तरीके से टर्न है, बट सामने से टर्न रहता तो यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज ये एयरक्राफ्ट का हम सामने का पोर्शन बनाते हैं और इसमें अब हम इसके विंग्स को ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये जो पर्टिकुलर मैंने विंग्स बनाया, दिस वन इज योर लैटरल एक्सिस। और एक फाइनल होता है आपका वर्टिकल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। अभी हमारे लिए वो चीज जानना नहीं, थोड़ा सा एक्सिस का बस आइडिया होना चाहिए ना। जो मेन पर्पस होता है कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट में कहाँ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका एयरक्राफ्ट में यहाँ भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके एयरक्राफ्ट का यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि आप जब फिंगर पे उस पेन को सस्पेंड करते हो और अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर जगह पे नहीं है तो वो आउट ऑफ बैलेंस होके वो अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। सेम आपके एयरक्राफ्ट में होता है। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर इधर है
तो ये वाले पोर्शन से वेट ज्यादा लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहां से वेट एक्ट करता है। अब यहाँ से वेट लगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये एयरक्राफ्ट का नोज नीचे आने का कोशिश करेगा और टेल ऊपर चला जाएगा, और आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई करने में उसको दिक्कत होगी। यही अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम टेल पे है, तो ये टेल नीचे जाएगा और नोज ऊपर जाएगा, जो भी एयरक्राफ्ट को बैलेंस करने में दिक्कत देगा। यही अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीच में है, तो वी नेवर नो। जैसा मैंने बैट का एग्जांपल दिया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका एकदम बीच में ही होना चाहिए। सो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि कभी भी अगर वो लोग एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत सारा उसमें टेस्टिंग करते हैं इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कैलकुलेट कि एक एयरक्राफ्ट के सेफ कंडक्ट के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पे होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वहीं होगा। लेट्स सपोज एक एयरक्राफ्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। इस एग्जांपल को समझने से पहले आप ये समझो। लेट्स सपोज आपका पर्टिकुलर वही फिंगर एंड पेन वाला एग्जांपल लेते हैं। दिस वन इज अ फिंगर, समथिंग लाइक दिस। और आपने अपने फिंगर पे एक पेन को बैलेंस किया है, समथिंग लाइक दिस। दोनों तरफ बराबर आपने बैलेंस किया है, और तब जाके आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एकदम इस पॉइंट पे आया है प्रॉपरली। नाउ लेट्स सपोज हम इस तरफ वेट एक्ट कर रहे हैं, वेट को बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी बीच में रहेगा, पेन अभी भी बैलेंस रहेगा, या वो राइट की तरफ झुक जाएगा? क्या होगा? राइट की तरफ झुक जाएगा। हाँ। तो वेट के बढ़ने से या फिर उसी के साथ साथ वेट के घटने से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन इज चेंजिंग। अगर वेट बढ़ाया हमने राइट की तरफ, तो मे बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर इस पॉइंट पे आ गया और इधर की तरफ से ये झुकना शुरू हुआ। उसी तरीके से वेट को जब घटाएंगे, अगर राइट साइड से वेट घटा रहे हैं, तो मे बी लेफ्ट साइड की तरफ अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा और इधर की तरफ से झुकने लगेगा। तो ये वेट का जो चेंजेस है, ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करता है। उसी तरीके से अब हम लोग एयरक्राफ्ट के केस को देखते हैं। यहाँ जैसे मैंने एक एयरक्राफ्ट को बनाया, और मैन्युफैक्चरर ने ये बताया कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है। अब जब भी आपका फ्लाइट होता है, क्या थ्रू आउट द फ्लाइट आपके एयरक्राफ्ट का वेट सेम रहता है या वो चेंज होते रहता है? सेम। ऑलराइट, सेम। किसी और को लगता है कि थ्रू आउट द फ्लाइट आपके एयरक्राफ्ट का वेट सेम रहता है, या फिर हम लोग पैसेंजर्स को निकाल के फेंकते हैं, या फिर कुछ और होता है जिस वजह से आपका वेट एयरक्राफ्ट का थ्रू आउट द फ्लाइट चेंज होता है? क्या लगता है सुधांशु, सेम रहता है वेट थ्रू आउट द फ्लाइट या फिर चेंज होता है? सर सेम रहता है। स्वप्निल, क्या लगता है? आपका एक फ्लाइट हो रहा है, और उसमें थ्रू आउट द टाइम आपका एयरक्राफ्ट का वेट सेम रहेगा या फिर वो चेंज होगा? ऑलराइट, इस चीज को समझो आप लोग। आप लोग कभी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हो ना, तो एयरक्राफ्ट में आप फ्यूल कैरी करते हो, और फ्यूल कैरी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट आपका फ्यूल बर्न ऑफ होगा, एंड अल्टीमेटली फ्यूल बर्न होकर एग्जॉस्ट हो रहा है, तो आपके एयरक्राफ्ट का वेट भी रिड्यूस हो रहा है। और अभी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि हाउ वेट इज अफेक्टिंग योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। सो अल्टीमेटली थ्रू आउट योर फ्लाइट देर आर चांसेस कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है वो मे बी पीछे शिफ्ट हो या आगे शिफ्ट हो, वी डोंट नो, लेकिन वो शिफ्ट जरूर होगा। द रीजन बीइंग वेट इज रिड्यूसिंग। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इनिशियल फ्लाइट अगर आप वेट ज्यादा रखते हो, लेट्स सपोज आपका एयरक्राफ्ट है ये, एयरक्राफ्ट में आपका एक बैगेज कंपार्टमेंट समवेयर इधर है, एक बैगेज कंपार्टमेंट आपका इधर भी है नीचे में। अगर आप इधर की तरफ वेट ज्यादा ऐड कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। इधर की तरफ ऐड कर रहे हो तो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि कभी भी वो एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि इसका बहुत सारा टेस्टिंग होता है कि आपका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर चेंज भी हो रहा है आपके एयरक्राफ्ट का, तो वो आप विद इन द लिमिट्स ही चेंज करो। ये लिमिट का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन इसी लिमिट में चेंज होके आगे बढ़ा और यहाँ तक रह गया, या फिर चेंज होके पीछे गया और यहाँ तक रह गया, तो चांसेस है कि आपका, चांसेस है नहीं, फॉर श्योर आपका एयरक्राफ्ट स्टेबल रहेगा। ये
एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन कभी भी इस लिमिट को एक्सीड होके ये जब बाहर चला जाएगा या फिर इस लिमिट को ये एक्सीड होके पीछे चला जाएगा, सो आपके एयरक्राफ्ट के बैलेंसिंग में चेंजेस आएगा एंड अल्टीमेटली आपको दिक्कत होगा एयरक्राफ्ट को मैनूवर करने में। चांसेस है ड्रैग ज्यादा जनरेट होगा, एयरक्राफ्ट क्लाइंब अच्छा नहीं करेगा या तुरंत में नीचे आएगा। डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आगे गया या पीछे गया। तो दो तरह के लिमिट्स होते हैं आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। एक लिमिट होता है आपका फॉरवर्ड लिमिट और एक होता है आपका आफ्ट लिमिट। मैन्युफैक्चरर का काम ये है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉरवर्ड लिमिट और आफ्ट लिमिट आपको बता के बताएगा। लेट्स सपोज आपने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट खरीदा, तो उसका जो मैनुअल होता है उसमें आपका लिखा होगा कि फॉरवर्ड लिमिट इज दिस, आफ्ट लिमिट इज दिस। एयरक्राफ्ट का वेट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, लोहे जो भी पार्ट्स एंड ऑल है वो उसमें फिक्स ही रहेगा। क्या चीज चेंज होता है? आपका फ्यूल। आप स्टार्टिंग में लेट्स सपोज फ्यूल लेके गए हो फॉर एग्जांपल 100 लीटर्स, कैपेसिटी 200 लीटर्स का है बट आप 100 लीटर लेके गए हो। लेट्स सपोज आप पैसेंजर जो है वो चार के जगह सिर्फ दो पैसेंजर को लेके गए हो, दोनों का वेट 80 केजीज है, तो दैट इज 160 केजीज है। और साथ ही साथ आप कुछ बैगेज ले गए हो, ये भी आपके हाथ में, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो बैगेज ले जाओ या फिर नहीं ले जाओ। तो आपने कुछ बैगेज भी आप ले गए समवेयर अराउंड, लेट्स सपोज आप ले गए 500 ग्राम का कुछ छोटा सा सामान आप ले गए। सो ये सब जो चीज है वो आपके हाथ में है कि आप कितना ले जाते हो। एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चरल वेट है ये सब चीज फिक्स है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप एयरक्राफ्ट का टोटल वेट निकालते हो तो टोटल वेट में तो सब कुछ आएगा ना, आपको हर चीज ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के हिसाब से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप जब पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, उस करने का तरीका को हम बता रहे होंगे, बट जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तब आपको ये पता करना रहता है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन मैंने जो कैलकुलेट किया है वो इसी रेंज में आए, इस रेंज के ना ही आगे आए ना ही पीछे आए। क्योंकि आगे आएगा तो उसके कॉन्स अलग अलग हैं, पीछे आएगा तो उसके कॉन्स अलग अलग है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। So this was some basic idea about how your center of gravity positions is calculated and how it is important, किस तरीके से अफेक्ट होता है वो भी चीज। अब थोड़ा सा बुक में चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि और कुछ कुछ एक्स्ट्रा हमें क्या बताया गया। किसी को अभी तक किसी भी चीज में डाउट आया जो भी मैंने बताया हो? ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जनरली छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल एयरक्राफ्ट लाइक सेस्ना, आपका जो डायमंड एयरक्राफ्ट है और भी जो स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाया था अभी, और ये मैंने बताया कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है। अब ये पोजीशन कहीं से तो कैलकुलेट हो रहा होगा ना, जरूरी नहीं है ना कि पोजीशन जो है वो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया या फिर इस पॉइंट से कैलकुलेट किया। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डेटम। और ये डेटम भी जो है वो मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करता है। लेट्स सपोज ये सेस्ना एयरक्राफ्ट के लिए ये वाला पॉइंट है हमारा डेटम। ये डेटम का मैंने लाइन बना दिया, DATUM। ऑलराइट। अब मैन्युफैक्चरर ने ये बताया कि आपका जो फॉरवर्ड लिमिट है वो इस सेस्ना का वो 35 इंचेस आफ्ट ऑफ डेटम है। और जो इसका आफ्ट लिमिट है पीछे वाला, वो है आपका लगभग 47.3 इंचेस आफ्ट ऑफ डेटम। तो कभी भी अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा 35 और 47.3 के बीच में ही रहना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हर एयरक्राफ्ट का अलग अलग लिमिट होता है, लेकिन वो लिमिट कैलकुलेट किया जाता है एक पॉइंट से जिसको डेटम कहते हैं, और लिमिट में फॉरवर्ड लिमिट एंड आफ्ट लिमिट होता है। स्मॉलर एयरक्राफ्ट में जनरली डिस्टेंसेस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिमिट्स के, वो आपको इंचेस में मिलेगा। लेकिन बड़े एयरक्राफ्ट में जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल एयरबस, बोइंग, ये सब है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो पोजीशन बताने का तरीका है वो इंचेस फ्रॉम डेटम नहीं है, उसका तरीका अलग है जिसको हम लोग परसेंटेज ऑफ मैक कहते हैं। तो ये अभी बेसिक आइडिया है, इसके बारे में भी अभी हम लोग कर रहे होंगे, बड़े वाले एयरक्राफ्ट का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, और इसमें और उसमें अलग कैसे है वो भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिला
कि स्मॉलर एयरक्राफ्ट में हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड इन लार्जर एयरक्राफ्ट हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बीइंग कैलकुलेटेड। आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया आपको रेफरेंस डेटम के बारे में, जैसा कि मैंने बताया फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, ये है आपका डेटम का पॉइंट। रिमेंबर दिस, डेटम एक ऐसा पॉइंट है जहां से सारा मेजरमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया है इस लाइन को। ये पहली चीज हो गई डेटम। सो एक इमेजिनरी आपका वर्टिकल प्लेन फ्रॉम वेयर ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन, इसको कहते हैं हम लोग डेटम पॉइंट। ये हो गया आपके डेटम के आगे वाला हिस्सा, जिसको फॉरवर्ड कहेंगे, और ये हो गया आपका आफ्ट वाला हिस्सा। दूसरी चीज, अब एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करना है, अगर उसका पोजीशन यहाँ है या फिर यहाँ है, मतलब फॉरवर्ड ऑफ डेटम है, तो उसके लिए आप निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। और यही अगर किसी चीज का पोजीशन यहाँ है या फिर यहाँ है, जो कि आफ्ट ऑफ डेटम है, आफ्ट मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट भी समझ लो, आफ्ट मतलब राइट भी समझ लो, ये प्रॉपर आइडिया दे देगा। तो उसमें अगर कोई भी पोजीशन अगर आफ्ट ऑफ डेटम है, तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताया गया आपको बैलेंस आर्म के बारे में, कि आर्म क्या होता है। ऐसे लिखा गया है बैलेंस आर्म, लेकिन आप आर्म बोल सकते हो, मोमेंट आर्म भी बोलते हैं इसको, लेकिन आप सिर्फ आर्म बोलो। आर्म कहने का मतलब होता है आपका लेंथ। आपके डेटम पॉइंट से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना दूर है, उसको हम लोग आर्म कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, आर्म कहने का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम डेटम टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। ये है आपका सीजी का फॉरवर्ड लिमिट, ये है आपकी सीजी का आफ्ट लिमिट, ठीक है। अब लेट सपोज एक हमारा एयरक्राफ्ट है, एग्जांपल लेते हैं समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक फिर से एयरक्राफ्ट ड्रॉ कर, समथिंग लाइक दिस, और इसका बनाते हैं एक डेटम का पॉइंट। ये हो गया आपका डेटम, और हम बोलते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड लिमिट है, वो लेट सपोज फॉरवर्ड लिमिट एंड आफ्ट लिमिट, ये दो लिमिट हम लोग रहते हैं ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉरवर्ड लिमिट अभी हम लोग लिखते हैं दैट इज योर 30 सेंटीमीटर, एंड आफ्ट लिमिट ऑफ कोर्स 40 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ करना काफी आसान है। यहाँ से लगभग 30 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, जो भी पॉइंट मिलेगा ये आपका हो गया फॉरवर्ड लिमिट। और यहाँ से लगभग हम लोग 40 सेंटीमीटर इधर जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका आफ्ट लिमिट। इसी के बीच में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अब हमारा जो फॉरवर्ड लिमिट है वो है लेट सपोज -10 सेंटीमीटर, एंड आफ्ट लिमिट जो है वो 20 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या, इसके आगे जाएंगे लगभग 10 सेंटीमीटर गए हम लोग, तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड लिमिट। और +20 सेंटीमीटर मतलब इधर गए, तो ये हुआ हमारा आफ्ट लिमिट। अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, वो लगभग आपका इस पर्टिकुलर बाउंड्री के बीच में रहना चाहिए। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। हम्म, तो ये हुआ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लिमिट। कभी भी आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, तो आप कैलकुलेट करते हैं कि उसका लिमिट जो है सीजी का इसी रेंज के अंदर आना चाहिए, इन ऑर्डर टू कि आपका फ्लाइट सेफ कंडक्ट हो। ये लिमिट कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, और ये लिमिट मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, क्योंकि वो टेस्ट करने के बाद ही एक एयरक्राफ्ट को रिलीज करता है। एयरक्राफ्ट अगर सेफ फ्लाई ही नहीं करेगा, तो उसको लोग रिलीज कैसे करेंगे, और लोग खरीदेंगे कैसे, उसको लीज पे कैसे लेंगे। तो ये सब चीज तो कभी होने ही वाला नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपके फॉरवर्ड लिमिट के बाहर है, लेट्स सपोज आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नहीं होके, जो कि यहाँ होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड हाफ लिमिट में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रह के इससे बाहर है, मतलब इधर है समवेयर। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिमिट से बाहर है, तो आप देखोगे एयरक्राफ्ट के नोज के तरफ से वेट लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पॉइंट है ना जहाँ से वेट लगता है। नोज नीचे जाएगा, हम लोग को एयरक्राफ्ट को स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई करने के लिए और उसको कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ और भी इसका एडिशनल डिसएडवांटेजेस है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि आपका ड्रैग बढ़ेगा, कॉन्सिक्वेंटली आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी आपका बढ़ेगा। फ्यूल कंजम्पशन आपका जो है वो, और आपका जो रेंज है वो, और इंड्योरेंस, सॉरी, फ्यूल कंजम्पशन
रेंज एंड इंड्योरेंस, ये तीनों चीज आपका जो है वो रिड्यूस होगा। फ्यूल कंजम्पशन कहने का मतलब फ्यूल का खपत, रेंज कहने का मतलब आपको पता है कि हाउ फार योर एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई, एंड आपका इंड्योरेंस, तो ये तीनों चीज जो है आपका वो घटेगा। इंड्योरेंस क्यों घट रहा है आप समझ सकते हो, क्योंकि ड्रैग आपका इंक्रीज कर रहा है। और अपने एयरक्राफ्ट को नोज डाउन पिचिंग मोमेंट से बचाने के लिए आपको उसके टेल वाले हिस्से पे एक बैलेंसिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपका ये जो नोज नीचे जा रहा है, इस नोज को ऊपर करने के लिए आपको कंट्रोल कॉलम खींचना पड़ेगा, मतलब एलिवेटर का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको बोला जा रहा है कि टेल डाउन मूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से फोर्स लगेगा, तभी तो नोज जो नीचे जा रहा था उसको बैलेंस कर पाएगा वो। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज आपको हो रहा है, जिस वजह से आपका वहां पे भी ड्रैग जनरेट होता है, एंड अल्टीमेटली आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है और रेंज है, ये दोनों चीज आपका जो है वो रिड्यूस होता है। साथ ही साथ एक एयरक्राफ्ट का स्टेबिलिटी होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। दो तीन अलग अलग तरह के स्टेबिलिटीज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, लैटरल स्टेबिलिटी, ये सब आपका स्टेबिलिटी होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी कहने का मतलब एयरक्राफ्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उस एक्सिस से अगर एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब करके उसके एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाएं या घटाएं, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पे वापस आने में उसको कितना टाइम लगता है। अगर उसका टेंडेंसी है कि एक एयरक्राफ्ट का हम स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई कर रहे थे और उसका हमने उसको फिर उसको कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचा, एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर गया। अब जैसे ही कंट्रोल कॉलम को अगर आप छोड़ते हो और एयरक्राफ्ट का नोज बैलेंस में आ जाता है अपने आप, तो वैसे एयरक्राफ्ट को हम कहते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल है। तो ये एक चीज होता है। तो कभी भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फॉरवर्ड लिमिट के बाहर जा रहा है, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपको हायर कंट्रोल कॉलम का फोर्स आपको लगेगा कभी भी, अगर आपको कोई भी चीज को ओवरकम करना है, मतलब पायलट के फटीग इसमें इंक्रीज हो रहा है, आपके टेल डाउन फोर्स को भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सो ये सब चीज जो है वो होता है। साथ ही साथ आपके एयरक्राफ्ट के अलग अलग स्पीड्स होते हैं, जो कि अभी हम लोग परफॉर्मेंस में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि टेक ऑफ स्पीड हो गया, V1 हो गया, VR हो गया, VME हो गया, ये सब टेक ऑफ डिसीजन स्पीड, रोटेशन स्पीड, और ये सब मैनूवरिंग स्पीड है। ये सब हम लोग लेटर ऑन करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आपका एक एयरक्राफ्ट है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक रनवे बनाया, और यहाँ पे आपका एक एयरक्राफ्ट है। ये रहा आपका एयरक्राफ्ट, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे है, मतलब इसमें नोज डाउन मूवमेंट है अभी। अब इसको आगे जब हम लोग टेक ऑफ रोल पे जाएंगे, इसको क्लाइंब करवाने में दिक्कत होगा ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट का टेंडेंसी रहेगा दैट इट विल लाइक टू फॉल डाउन, थोड़ा सा उसका नोज नीचे आएगा, इट विल नॉट हैव दैट टेंडेंसी फॉर पिचिंग अप। सो अल्टीमेटली आपका अगर एयरक्राफ्ट लेट्स सपोज 100 किलोमीटर पर आवर पे टेक ऑफ करता था, तो अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत लगेगा टेक ऑफ करने में, क्योंकि उसी पर्टिकुलर स्पीड पे उतना लिफ्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट में नेचुरल टेंडेंसी अब आ चुका है ऑफ नोज डाउन। तो ये सब चीज आपका दिक्कत होता है। यही अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हाफ लिमिट के बाहर आ जाए, हाफ लिमिट कहने का मतलब ये था आपका हाफ लिमिट, और इसके इधर आ जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर श्योर एयरक्राफ्ट का टेल नीचे आएगा, नोज ऊपर जाएगा, तो ये आपका दिक्कत होगा। इसी के साथ साथ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द फॉरवर्ड लिमिट था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा था। आउटसाइड द हाफ लिमिट है तो ये रिड्यूस हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। तो एयरक्राफ्ट अनस्टेबल हो जाता है आपका बहुत ज्यादा। और इसमें स्टिक फोर्सेस जो है, जो आपका जो कंट्रोल कॉलम है, दैट मींस उस पे जो आप फोर्स लगाते हो लेफ्ट टर्न राइट टर्न क्लाइंब डिसेंड करने के लिए, वो काफी लाइट हो जाता है, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट अचानक से अपने आप ऊपर जा रहा है, तो आप हल्का भी खींचोगे तो ये और ज्यादा आपका एयरक्राफ्ट क्लाइंब करेगा, और जिस वजह से आपके पूरे एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव जी का फोर्स लगता है। सो इस केस में आपका एयरक्राफ्ट चांसेस है कि मे बी आपका एयरक्राफ्ट स्पिन में चला जाए, अचानक से नोज ऊपर जाते जाते स्टॉल में चला जाए, और आपका एयरक्राफ्ट स्पिन में भी आ सकता है। साथ ही साथ जो आपका एयरक्राफ्ट का ग्लाइड एंगल होता है, ग्लाइड एंगल कहने का मतलब सबको पता है कि ग्लाइड एंगल क्या है ये। तो आपका एयरक्राफ्ट ग्लाइड एंगल को मेंटेन कुछ ऐसा करेगा, लेकिन लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी पीछे आ चुका है, एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर चला जाएगा, बार बार नोज थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा, कुछ ऐसा। तो अल्टीमेटली ये ग्लाइड एंगल को मेंटेन करने में भी मुश्किल होती है, अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ लिमिट के बाहर चला जाए।
तो यही सब चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज होता है, और समराइज करके यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन फॉरवर्ड लिमिट रहे तो क्या क्या होता है, और ऑन आफ्ट लिमिट रहे तो क्या क्या होता है। आप एक चीज बस याद कर लो कि फॉरवर्ड लिमिट में क्या होता है। आफ्ट लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है। अगर स्टेबिलिटी इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें रिड्यूस हो रहा है, स्टिक फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा एयरक्राफ्ट को ऊपर करने में। हाफ लिमिट में स्टिक फोर्सेस नहीं लगेगा, जस्ट इसका अपोजिट है। मैन्युवरेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आपका एयरक्राफ्ट कितने आसानी से मैन्युवर आप कर पा रहे हो। मतलब अगर आप कंट्रोल में लेफ्ट कंट्रोल को डिफ्लेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल कॉलम को, then ultimately your aircraft should go left. If your aircraft is responding instantaneously whenever you are like deflecting control column to the left and your craft is also moving towards the left, then in that case हम लोग कहेंगे कि एयरक्राफ्ट का जो मैन्युवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। सो अल्टीमेटली आपका ये चीज होता है, और ये पूरा चीज आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑन फॉरवर्ड लिमिट, देन व्हाट हैपेंस, एंड इफ इट इज ऑन हाफ लिमिट देन व्हाट हैपेंस। विद एबिलिटी टू अचीव क्लाइंब ग्रेडियंट ग्लाइड स्लोप, ऑफ कोर्स फॉरवर्ड लिमिट के ज्यादा है तो ग्लाइड स्लोप तुरंत नीचे नीचे आएगा, इसमें ग्लाइड स्लोप का एंगल बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा था कि अगर आपका ऑन हाफ लिमिट था तो आपका किस तरीके से यहाँ पे ग्लाइड एंगल, पहले ये रेड वाला मेंटेन कर रहा था लेकिन अब ये वाला एंगल मेंटेन कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपका ग्लाइड एंगल इसमें बढ़ रहा है अगर हाफ लिमिट के बाहर है। यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हर चीजों का कोई मतलब है, ऐसे ही कुछ भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। ये था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज इंफॉर्मेशन बताया गया है कि अगर आप एक एरोप्लेन के मास को इंक्रीज करते हो, वेट को बढ़ाते हो, तो उससे क्या होगा, आपका एयरक्राफ्ट का डिसीजन स्पीड, मतलब जितने भी स्पीड है अल्टीमेटली, अभी इन शॉर्ट आप जानो कि वो बढ़ता है। अगर आपका एयरक्राफ्ट नॉर्मली 60 नॉट्स में टेक ऑफ होता था तो वो अब 70 नॉट्स में टेक ऑफ होगा, मतलब उसको थोड़ा सा और मेहनत मेहनत लगेगा टेक ऑफ करने के लिए। ये आपके एयरक्राफ्ट के साथ नॉर्मल केसेस है। साथ ही साथ इसके साथ अलग अलग क्या होगा कि आपका एयरक्राफ्ट का रेंज और इंड्योरेंस घट जाएगा। क्यों रेंज और इंड्योरेंस घटेगा? क्योंकि आपका जो है एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली आप वो एयरक्राफ्ट नीचे आना चाहेगा, वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। और वेट बढ़ा है तो उसको फ्लाई करने के लिए फ्यूल ज्यादा लगेगा, तो इंड्योरेंस भी कम हो रहा है। आपका एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे आएगा तो रेट ऑफ डिसेंट आपका बढ़ रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई नहीं करना चाहेगा। रेट ऑफ क्लाइंब भी कम हो जाएगा क्योंकि वेट ज्यादा है, वो नीचे आना चाहेगा। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड आपका जितना ऊपर तक एयरक्राफ्ट जा सकता था, अब वो वहां तक भी नहीं जा पाएगा, वो नीचे ही आना चाहेगा। तो फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेकिंग एनर्जी, जितना मतलब आप लगाते हो रोकने के लिए, ये सब चीज ऑल एंड ऑल आपका होगा। टायर वियर, मतलब टायर में जो आपका डैमेज होता है वो जल्दी आएगा क्योंकि टायर को अब ज्यादा वेट काइंड ऑफ अपने ऊपर होल्ड करना है। स्ट्रक्चरल फटीग, दैट मीन्स आपके एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पे कितना स्ट्रेस आ रहा है, वेट बढ़ रहा है तो फॉर श्योर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो ये सब आपके इन एरोप्लेन के मास को इंक्रीज करने से इफेक्ट्स आता है आपके एयरक्राफ्ट में। तो ये हुआ। अब समझते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट कहने का मतलब एक बेसिकली जिस तरीके से डेंसिटी को हम लोग कहते थे मास बाय वॉल्यूम, उसी तरीके से मूवमेंट जो है वो प्रोडक्ट है ऑफ मास एंड आर्म। फिर से यहाँ पे लिखते हैं, आपका जो टर्म है मूवमेंट, मूवमेंट कहने का मतलब होता है मास इनटू आर्म। अब मास क्या है, मास कहने का मतलब आपका एयरक्राफ्ट का वेट कितना था, इन शॉर्ट अभी फिलहाल मास वेट एक ही तरीके से लेते हैं। और आर्म का मतलब मैंने पहले भी बताया कि आपका अगर लेट सपोज आपके एक एयरक्राफ्ट है समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने एक वेट डाला हुआ है जो कि 50 ग्राम का है, और ये 50 ग्राम का जो वेट मैंने इस पॉइंट में डाला वो डेटम से लगभग लेट सपोज 40 मीटर्स पीछे आफ्ट है। आफ्ट में पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो इसका अगर आपको मोमेंट निकालना है तो इसका आप मास का वैल्यू पुट करके दैट इज 50, और आम मतलब ये कितना दूर है, ये 50 इंटू 40। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का मोमेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट का जो बेसिक एम्प्टी मास है वो कितना है, उसमें फ्लाइट क्रू है, कैबिन क्रू है, वो उनका वेट, और हर किसी का हम लोग मोमेंट एंड ऑल ये सब कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये टेबल को अगर ध्यान से देखें,
तो एक एयरक्राफ्ट का यहाँ पे बेसिक एम्प्टी मास है, मतलब जब एयरक्राफ्ट आपका एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसका मास कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 31994 kg। और उसका आर्म मतलब उसका पोजीशन, ये मास है एंड ये आर्म है। अब उसका मोमेंट निकाला गया। मोमेंट कहने का मतलब क्या होता है, मास इनटू आर्म। तो ये दोनों चीज निकाला गया और एक एयरक्राफ्ट का बेसिक एम्प्टी मास का मोमेंट यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, इधर वाले पार्ट को अभी काइंड ऑफ इग्नोर करो। ठीक है, इतना हुआ। अब आपके एयरक्राफ्ट में जितने भी फ्लाइट क्रू है, उनका मास इतना, और फ्लाइट क्रू जहां पे बैठते हैं उनका डिस्टेंस इतना है, तो मतलब आर्म इतना है। अब इसका मोमेंट निकालेंगे, दैट मीन्स मास इंटू आर्म मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे हमें मिल जाएगा कि हमारा फ्लाइट क्रू का मूवमेंट कितना है। उसी तरीके से कैबिन क्रू का मास एंड आर्म को मल्टीप्लाई किया, मूवमेंट निकल गया। कुछ कुछ स्पेशल इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट में कैरी कर रहे थे, उसका मास और उसका आर्म, इसका भी मूवमेंट निकल गया। ये सब कुछ सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस और नो? यस। हम्म। अब फाइनली क्या किया गया कि आपके एयरक्राफ्ट का जितना वेट था विदाउट फ्यूल, वो सबको ऐड किया गया यहाँ, इन सबको ऐड किया गया। और जो वेट मिला, इसको हम लोग कहें कि ये है आपका ड्राई ऑपरेटिंग मास। सारे डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से हम बताएंगे बाद में। तो ये किया गया। फिर उसके बाद जितना भी आपके एयरक्राफ्ट का जो मोमेंट है, उस मोमेंट को भी पूरा को समराइज किया गया यहाँ पे। मतलब ऊपर में जितना मोमेंट हमारा निकल रहा था, इसको भी हमने ऐड किया। एयरक्राफ्ट में जितना भी चीज था, आपका मास, पहले आपने मासेस को ऐड किया, फिर आपके जितने भी मोमेंट्स निकले, आपने मोमेंट्स को भी ऐड किया। सिंपल एज दैट। अब इसके बाद आप अपने एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है टोटल मोमेंट divided by total mass। That means in this case, अगर हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी एयरक्राफ्ट का कहाँ पे है, उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी विल डिवाइड 31150,574 डिवाइडेड बाई 44714। और ये सब यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर एक वैल्यू केजी में पुट कर रहे हैं तो सारा केजी में ही पुट करेंगे। अगर एक वैल्यू आर्म का डिस्टेंस इंचेस में पुट कर रहे हैं तो सारा वैल्यू इंचेस में ही पुट करेंगे। ठीक है। आपका मूवमेंट हमेशा आता है केजी इंचेस में, क्योंकि आपने केजी और इंचेस को मल्टीप्लाई किया है। मास आएगा हमेशा केजी में। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, 3115074 डिवाइडेड बाई 44714, और इसमें से केजी कट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका वैल्यू आएगा समथिंग 69.66, इफ आई एम सॉल्विंग इट राइट, वरना आप लोग चेक कर लेना इसको। और इस हिसाब से आपको पता चल गया, सिंस द आंसर इज इन पॉजिटिव, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है दैट इज 69.66 इंचेस हाफ ऑफ डेल्टा। इस तरीके से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हो। सिंपल। एयरक्राफ्ट में जितने भी चीज थे, उसके मासेस का एक टेबल बनाया और टोटल मास को ऐड कर दिया। फिर उसके आर्म्स को भी लिखे, हर चीजों को, कि आर्म उसका कहाँ का है, और मास इनटू आर्म किया तो मोमेंट मिल गया। सारी चीजों का मोमेंट का एक टेबल बनाया एंड टोटल मोमेंट को ऐड कर दिया। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने के लिए वी डिवाइडेड टोटल मोमेंट बाई टोटल मास। किसी को इसमें कोई अभी भी डाउट है, बताओ। ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। चलो कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ कुछ टर्म्स को हमें अभी समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट का पेलोड होता है, वो पेलोड क्या है। आप लोग हर जगह हर समय ये वर्ड को सुनते होंगे, पेलोड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिक लोड भी। So if I talk about payload और ट्रैफिक लोड, मतलब एक इस तरह का टोटल वेट जो आप एयरक्राफ्ट पे कैरी करते हो ड्यूरिंग द फ्लाइट, जिसके बदले आपको अल्टीमेटली पैसे मिलते हैं। जैसे आपका पैसेंजर्स जितना भी आप कैरी कर रहे हो, पैसेंजर्स ऑन बोर्ड आपका हो गया, या फिर कार्गो सामान जो भी आप कैरी कर रहे हो, लगेजेस कैरी कर रहे हो या अदर गुड्स कैरी कर रहे हो, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये है आपका पेलोड। पेलोड में आपको ध्यान रखना है कि आपकी एयरक्राफ्ट का वेट और आपके एयरक्राफ्ट का फ्यूल, ये सब चीज नहीं आता है।
क्योंकि फ्यूल तो कंपनी ही कैरी कर रहा है, उसके लिए उस कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए पैसे, या फिर कार्गोज को कैरी करने के लिए पैसे। सो इसको हम लोग कहते हैं पेलोड। अब अगला टर्म है आपका बेसिक एम्प्टी मास, बीईएम, या फिर इसको हम लोग बेसिक एम्प्टी वेट कहते हैं। ये आपका वेट ऑफ एयरक्राफ्ट ही है, वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, लेकिन यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है एम्प्टी। एम्प्टी कहने का मतलब वेट ऑफ एयरक्राफ्ट विदाउट एनी, क्या क्या चीज इसमें नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, फिर आपके एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स नहीं होंगे, फिर आपके एयरक्राफ्ट में कोई भी कार्गो नहीं होगा। दैट मीन्स आपके एयरक्राफ्ट का बेसिक एम्प्टी मास का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट का वेट विदाउट एनी फ्यूल, पैसेंजर्स एंड कार्गो, इसमें आपके एयरक्राफ्ट का पूरा एयरफ्रेम का वेट रहेगा, आपके इंजन का वेट रहेगा, जितना भी चीज आप कैरी किए हो, साथ ही साथ अनयूजेबल फ्यूल रहेगा, क्योंकि अनयूजेबल फ्यूल को हम लोग जनरली निकाल नहीं पाते हैं टैंक से। अनयूजेबल फ्यूल भी एक चीज है, आपके फ्यूल का हिस्सा है, तो वो आपके बेसिक एम्प्टी मास में आता है। साथ ही साथ आपका इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ये सब चीज इसमें रहेगा। सो बेसिक एम्प्टी मास आपके एयरक्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एयरक्राफ्ट का उसका बेसिक एम्प्टी मास अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस का, उसके बैलेंसिंग का, ये सब चीज का आपको आइडिया लगता है। अभी एक हम लोग केस देखते हैं, एक एयरक्राफ्ट को उठाते हैं और उस एयरक्राफ्ट का हम लोग कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने की। यहाँ पे मैंने आपको एक एयरक्राफ्ट दिखाया है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों वेइंग स्केल पे खड़ा है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ वेट दिखा रहा होगा। ये है आपका नोज व्हील और ये है आपका मेन व्हील। ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है। अब ये है आपका बीच वाला डेटम वाला लाइन, जिसको हम लोग ग्रीन कलर से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ताकि ये डिफरेंट लगे। सिंपल एज दैट, ये भी चीज हमने बना लिया। अब आपका जो नोज व्हील है, ध्यान से, आपका जो नोज व्हील है, उसका जो मास जो है, वो वेइंग स्केल पे दिखा रहा है कि दैट पर्टिकुलर वेट इज ऑफ 500 पाउंड्स, तो इसको लिख लेते हैं। और मेन व्हील जो है आपका, क्योंकि दो मेन व्हील है, तो मेन व्हील लेफ्ट और मेन व्हील राइट, इसका जो मास है आपका, दैट इज 2000 पाउंड्स। ये आपका आपका पर्टिकुलर केसेस आपका निकले। अब पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है आपका, वो वेइंग स्केल पे खड़ा है, मतलब एयरक्राफ्ट का पूरा वेट तो आ ही रहा होगा। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जो आइटम्स है आपके पास, उस आइटम्स का एक टेबल बना लो यहाँ। आइटम्स लिखने के बाद उस आइटम का मास कितना है, वो मास का आप टेबल बना लो, ये दूसरा चीज हो गया। मास कहने के बाद फिर उसका आर्म, आर्म मतलब वो कितना डिस्टेंस दूर है, उसका टेबल बना लो आप। और उसके बाद फाइनली आप मोमेंट निकाल लो उसका, कि मोमेंट कितना है। याद रखना, मास इनटू आर्म इज इक्वल टू मोमेंट। सबसे पहले आपका आइटम क्या है, नोज व्हील, तो यहाँ पे आइटम में आप लिखेंगे नोज व्हील। फिर आपका मेन व्हील में मेन, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, मेन लेफ्ट व्हील। और एक और आइटम है आपका मेन राइट व्हील। नोज व्हील का मास 500 पाउंड्स, इसको लिखते हैं 500 पाउंड्स। फिर मेन लेफ्ट व्हील दैट इज 2000 पाउंड्स, ये लिख लेते हैं। और मेन राइट व्हील दैट इज 2000 पाउंड्स, ये भी लिख लिया। ठीक है। आर्म, आर्म मतलब डिस्टेंस। सबसे पहले ध्यान से देखो तो आपका जो नोज व्हील है वो डेटम के फॉरवर्ड है, मतलब उसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करना है, दैट टू 20 इंचेस है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे -20। मेन व्हील लेफ्ट, ये सब आफ्ट ऑफ डेटम है, इसके लिए पॉजिटिव साइन, एंड दैट टू ये सब 30 इंचेस है, तो यहाँ पे +30 और यहाँ पे +30। अब इनका मूवमेंट निकालते हैं, 500 इंटू -20 करेंगे तो ये -10,000 आएगा। 2000 इंटू 30 करेंगे तो ये 60,000 आएगा। हाँ, इधर भी 60,000 आएगा। अब क्या करेंगे, टोटल बेसिक एम्प्टी मास निकालेंगे, मतलब इनको ऐड कर देंगे। तो बेसिक एम्प्टी मास अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो बेसिक एम्प्टी मास हमारा कितना है, 2000 प्लस 2000 4000, 4000 प्लस 500 4500 पाउंड्स, ये निकला हमारा बेसिक एम्प्टी मास।
और अगर हम लोग मोमेंट यहाँ पे निकालना चाहें तो मोमेंट में हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। 60 + 60,000, तो दैट विल बी 1,20,000, और इसमें अगर 10,000 माइनस कर ले तो दैट इज 1,10,000। ठीक है, तो ये आपका निकला बेसिक एम्प्टी मास यहाँ, और ये निकला आपका मूवमेंट यहाँ। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द फॉर्मूला टोटल मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मोमेंट पुट करिए, 1,1,0,0,0, टोटल मास पुट करिए 4,500 पाउंड्स में। ठीक है, ये ऊपर वाला है आपका पाउंड्स इंचेस में। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गिव यू प्लस 24.4 इंचेस आपको मिलेगा। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 24.4, ये 30 इंचेस दूर है, मतलब समवेयर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा 24.4 इंचेस दूर। क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो आउट ऑफ डेटम आया। किसी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, बताओ। देखो एक बार अच्छे से पूरे पिक्चर को देखो, फिर इस पे हम क्वेश्चन भी दे रहे हैं अभी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वेरी गुड कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इसमें सब कुछ आपका डेटा दिया गया है, आपको बस कैलकुलेट करना है। टेबल बनाइए और कैलकुलेट करिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या क्या, तो बेसिक एम्प्टी मास सबसे पहले ये कैलकुलेट करके हमको बताओ, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ। क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना कि क्या क्या लिखा हो।
है ना। इसमें क्या है थोड़ा सा कि आपको डेटम का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको कैसे पता होगा कि आपका आर्म लेंथ क्या है। आप नोज व्हील का आर्म लेंथ नहीं निकाल पाओगे, या फिर आप इसका आर्म लेंथ नहीं निकाल पाओगे कि आपका मेन व्हील का आर्म लेंथ कितना है। तो ऐसे केस में जो व्हील पहले आ रहा है उसी को डेटम मान लो। आप डेटम मान लो नोज व्हील का, तो नोज व्हील का अब आपको पता है कि नोज व्हील का जो आर्म है वो 0 होने वाला है। मेन व्हील का जो आर्म है वो 10 मीटर्स होने वाला है। तो उस हिसाब से ना ट्राई टू कैलकुलेट। यस। बेसिक इम्पीटिव मास हो जाएगा 25450 kg। बेसिक एम्प्टी मास 254। 50। हाँ, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। सीजी हो जाएगा 367.7 इंच। सीजी के थोड़े कैलकुलेशन में काम करने की जरूरत है, ध्यान दो सीजी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे बस उसके उसके बारे में, क्योंकि बेसिक एम्प्टी मास सही आया है। सीजी तो इंच में निकलेगा ना। सीजी इंच में निकलेगा, मीटर्स में दिया हुआ है ना, तो सीजी भी मीटर में निकलेगा क्योंकि मेन व्हील का डिस्टेंस मीटर में है।
यस 9.4 क्या 9.44 सीजी। ऑलराइट ठीक है यहाँ पे ध्यान चलो ऑलराइट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ अगर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये बताया हुआ है दैट कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे व्हील्स हैं दो है आपके टू व्हील्स आर फ्रॉम नोज नोज गियर तो दो व्हील आपके यहाँ हो गए और फोर व्हील्स हो गए आपके मेन व्हील के ठीक है अब आपका जो सिंगल नोज व्हील है उसका 725 किलोग्राम है सिंगल नोज व्हील का 725 किलोग्राम है तो दो नोज व्हील का कितना होगा 725 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 1450 तो यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स आइटम्स के बाद हम लोग अगला जो लिस्ट बनाते थे दैट इज आइटम्स का जो आपका मास है वो कितना है मास के बाद हम लोग अगला चीज जो लिखते थे दैट इज आर्म और आर्म के बाद हम लोग अगला जो चीज लिखेंगे दैट इज मोमेंट यही होगा सबसे पहले आइटम में आया आपका नोज व्हील नोज व्हील और यहाँ पे एक बार में आप दोनों कैलकुलेट कर रहे हो तो ये दोनों साथ में ही होता है आपका तो नोज व्हील यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और आप यहाँ पे अगला जो चीज लिखोगे दैट इज और मेन व्हील सो मेन व्हील और टोटल जो मेन व्हील है आपके वो है आपके 4 नोज व्हील का मास कितना हो जाएगा तो दैट विल बी 725 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1450 किलोग्राम्स ठीक है मेन व्हील जो है आपका सिंगल मेन व्हील का जो वेट है वो 6000 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज वेरी सिंपल 24,000 के जी ये आपका मिल गया यहाँ पे हमारा टोटल मास भी निकल जाएगा अगर 24,000 प्लस प्लस 1450 करें तो कितना आएगा 25450 सबका यही आया है बेसिक एम्प्टी मास कि इसमें भी गड़बड़ हुआ है किसी का यस सर। तो 25450 आया नाउ आर्म इम्पोर्टेंट है तो आर्म के लिए आपके क्वेश्चन में जनरली अभी जो हम लोग देखे थे तो क्वेश्चन में आपके पहले से आपको बताया हुआ था कि डेटम से आपका कौन सा चीज कितना कितना दूर है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो डेटम से मेन व्हील का डिस्टेंस 20 इंचेस डेटम से नोज व्हील का डिस्टेंस 30 इंचेस ये हमें पहले से पता होता है या फिर क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया कि डिस्टेंस बिटवीन नोज व्हील एंड मेन व्हील अगर आप अपने एयरक्राफ्ट को इस तरीके से ड्रॉ करोगे थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं अगर आप अपने एयरक्राफ्ट को नोज व्हील यहाँ बनाओ और मेन व्हील यहाँ बनाओ तो इनके बीच का बस हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज हाउ मच 10 मीटर्स बट हमें डेटम बताया ही नहीं गया एटलीस्ट डेटम कहीं पे बताया रहता तो हमें आर्म पता चल जाता कि मेन व्हील का आर्म कितना है एंड नोज व्हील का आर्म आपका कितना है सो इस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा जो आगे वाला जो नोज व्हील है वही आपका आर्म है आप चाहो तो मेन व्हील को भी आर्म मान के आप कैलकुलेट कर सकते हो इसमें कोई आपका आंसर अलग नहीं आएगा ना नोज व्हील ही आपका आर्म है तो नोज व्हील से नोज व्हील कितना दूर होगा 0 तो यहाँ पे आर्म का डिस्टेंस हम लोग पुट करते हैं 0 नाउ वी ऑल नो मास मल्टीप्लाइड बाई आर्म विल गिव यू मोमेंट तो नोज व्हील का मोमेंट कितना आ गया 0 kg मीटर 0 kg मीटर क्योंकि केजी के साथ आप मीटर मल्टीप्लाई करो ना आपका जो मेन व्हील है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट इज 10 मीटर्स तो यहाँ पे 10 का वैल्यू पुट करते हैं दिस इज गोइंग टू गिव यू 10 मीटर्स सो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 सिंपल है ना बस एक जीरो हमें बढ़ा देना है 000 और यहाँ पे एक जीरो जो है हम लोग इंक्रीज कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू केजी मीटर नाउ टोटल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं दिस plus this. So this is going to give you 24, 4 times 0 only. Now in order to calculate center of gravity, you need to do what? Total moment divided by total mass. Now total moment put करते हैं 24, 4 times 0. Very good. Total mass put करते हैं 25450. Now just divide this and tell me कि क्या आ रहा है. 8.8
कितना आ रहा है? 9.43। Yes, sir. Yes, sir. 9.43 आ रहा है। Yes, sir. वेरी गुड। तो हम लोग 9.43 को राउंड ऑफ करके मान ले कि हमारा 9.5 आया है मीटर्स। और आंसर क्योंकि पॉजिटिव में आया है तो 9.5 मीटर्स लिख लेते हैं ना। वेरी गुड। चलो फिर से अब एयरक्राफ्ट को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन हमारा 90% सॉल्व हो गया है। अब इसको अगर ड्रॉ करें और 9.43 ही लेते हैं, चलो ठीक है। अब एयरक्राफ्ट को हमने इस तरीके से बनाया। वेरी गुड। ठीक है। एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद हमने बनाया उसके सबसे पहले ये आगे नोज व्हील, ये बनाया हमने मेन व्हील। नोज व्हील को ही हमने डेटम माना। वेरी गुड। इसके आगे के डिस्टेंसेस जितने भी होंगे वो निगेटिव में आएंगे फॉरवर्ड। हाफ लिमिट जितने भी आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। वेरी गुड। इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दैट इज 10 मीटर्स। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने निकाला जो आपका निकल के आया है 9.43। ये एग्जैक्ट वैल्यू को ही चलो यूज करते हैं। So this is plus 9.43. That means your center of gravity is located 9.43 somewhere over here. So this must be 9.43 और यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक center of gravity का point. This one is your center of gravity. अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेन व्हील के सामने कितना है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा मेन व्हील क्या है? हमारा मेन व्हील है ये, नोज व्हील है ये। तो आपके मेन व्हील से लेके आपका जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन है, इसमें क्या डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 10 - 9.3। ये छोटा वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। फटाक से माइनस करो। 10 - 9.43 कितना आ रहा है? 0.57। ये सर नो आ रहा है ना 0.57। Yes. Yes. तो ये आपका आंसर हो गया 0.57 मीटर्स, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं 57 सेंटीमीटर। वी कैन से लाइक दिस कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड 9.43 मीटर्स, और वी कैन से इट इज 57 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ योर मेन व्हील। दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन पूरा सॉल्वेबल था। क्वेश्चन में बस दो अलग अलग तरह के ट्विस्ट है। सबसे पहला ये कि आपका डेटा नहीं दिया हुआ था, तो आपने डेटा को मान लिया कि आपका डेटा नोज व्हील, जनरली नोज व्हील को ही माना क्वेश्चन में। दूसरा ये कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एग्जैक्ट पोजीशन आपसे नहीं पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो आप एग्जैक्ट निकाल लोगे। आपसे पूछा गया मेरे लिए कि कितना सामने है। तो मैंने प्रॉपरली आपको पिक्चर बना के एक्सप्लेन किया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट। और किसी को डाउट है इस पूरे प्रोसेस में? रेज योर हैंड। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अभी का अभी सॉल्व करना है।
Does anyone क्या हुआ, नहीं बन रहा किसी से? क्या कोई क्लोज हो आंसर के? CG 14.1 CG is how much? 14.19 And what is your ये क्या कहते हैं, बेसिक एम्प्टी मास? 4520 बेसिक एम्प्टी मास इज करेक्ट, बट सीजी लिमिट जो है वो रेंज में नहीं आ रहा। सीजी क्या निकालना है? जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। सीजी इज आस्किंग दैट, सीजी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बट दैट टू इट इज आस्किंग इन इंचेस। इंचेस में कन्वर्ट करके बताओ। ऑलराइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे? आइटम्स। आइटम्स लिखने के बाद आइटम्स का जितना भी मासेस है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मास। मास लिखने के बाद आर्म, एंड आर्म लिखने के बाद मोमेंट। हमें पता है मास इनटू आर्म दैट विल गिव अस मोमेंट। और सो आइटम में आपका ये बताया गया कि टेल व्हील प्लेन है जिसका रीडिंग है 2000 पाउंड एंड 2010 पाउंड फॉर मेन व्हील। मतलब दो मेन व्हील है, दोनों का वेट अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए इस बार सेपरेट बनाना पड़ेगा। मेन व्हील वन एंड मेन व्हील टू, जिसका वेट है 2000 पाउंड एंड 2010 पाउंड। तो वन का मान लेते हैं कि 2000 पाउंड है, एंड टू का जो वेट है वो 2010 पाउंड है, ठीक है। और एंड 510 पाउंड है फॉर द टेल व्हील। और जो आपका टेल व्हील है, टेल व्हील, इसका वेट है आपका 510 पाउंड्स। ऑल राइट, ये आपका निकल गया। तो एयरक्राफ्ट जो है आपका कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये टेल व्हील वाला एयरक्राफ्ट है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे बैठने का आपका स्पेस, यहाँ पे होता है आपके मेन व्हील्स, और यहाँ पे होता है आपका टेल व्हील, ठीक है। ये हुआ आपका मेन व्हील और ये हुआ आपका टेल व्हील, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि टेल व्हील जो है वो 16 फीट फ्रॉम द मेन व्हील है। मतलब मेन व्हील से टेल व्हील का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है, दैट इज योर 16 फीट। एंड वंस अगेन हमें जो क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर चीज नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? वो डेटम का लाइन नहीं दिया गया है हमें। सो हम लोग डेटम को इस बार मेन व्हील मान लेते हैं जो कि हमारा सबसे पहले आया। तो इसको लेट अस अज्यूम एज डेटम। ये है हमारा डेटम का पॉइंट। और क्योंकि इंचेस में कन्वर्ट करना है तो 16 × 12 अभी से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 × 12 करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 160, 160 प्लस 90, 160 प्लस 32, that is going to give us 192। तो 192 आपका डिस्टेंस आ गया मेन व्हील और टेल व्हील का, 192 इंचेस, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। सो आपका अगर मेन व्हील वन का अगर बात करें तो ये जीरो होगा क्योंकि वहीं से तो काउंट कर रहे हैं। ये भी आपका जीरो होगा, एंड टेल व्हील का जो है आपका वो 192 इंचेस होगा। अब फटाक से हम लोग क्या काम करते हैं कि वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वी नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट। मोमेंट करते हैं 2000 इंटू जीरो, जीरो। 2010 इंटू जीरो, जीरो। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 510 बाई 192। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। सो 510 इंटू 192,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 97920। ये हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया अबाउट मोमेंट ऑफ योर AB. Now what we need to do कि we need to add up the total mass and we need to also add up what? The total moment. So 2000 plus 2010 plus 510 pounds. तो इसको जब पूरे को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो we will get 4520 pounds. ये हुआ हमारा टोटल मास एंड टोटल मोमेंट को ऐड करेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल 97920 and that will be pounds inches. Now let's calculate center of gravity. क्या है फॉर्मूला? टोटल मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। मोमेंट का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 97920 97920 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज हाउ मच? 4520। so divided by 4520 वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका है पाउंड्स इंचेस और इसका है सिर्फ और सिर्फ हमारा पाउंड्स। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 21.663 इंचेस। ये हमें समवेयर जो है वो आंसर मिल गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। और अगर देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ड्रॉ करते हैं तो प्लस में आंसर है तो इसके थोड़ा सा पीछे होगा एंड समवेयर यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो कि लगभग 21.66 है तो इसको 21.7 इंचेस मान लेते हैं। 21.7 इंचेस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन? बस पोजीशन पूछ रहा है, नॉट इन फ्रंट नॉट इन बिहाइंड पूछ रहा है। तो सिंपल वी कैन से कि 21.7 इंचेस इज योर आंसर कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना दूर है। तो आई बिलीव कि ये भी चीज सबको अच्छे से काफी समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं आपका कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ऑलराइट, ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में जो भी चीज हुआ ट्राई टू रीड ऑल दोज थिंग्स। जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें उसको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। कल के क्लास में हम लोग मीन एरोडायनामिक कॉर्ड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ आगे वाला पार्ट जो कि है आपका रिपोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उन सब चीजों को डील कर रहे होंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से हमारा पेलोड स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स कीप टुडेस क्लास टिल हियर ओनली।